आयसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, हम 12वीं क्लास के पोल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 के बारे में प्रैक्टिस करें। जो मैंने बहुत दिनों से पार्ट 3 नहीं बनाया था, आज मैं इसका पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि गुट निरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थ। समझाओ बच्चों, हम कैसे कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष ना तो पृथकवाद है और ना तटस्थ। समझाओ। तो सबसे पहले हम पृथकवाद के बारे में समझेंगे। पृथकवाद का अर्थ क्या होता है? पृथकवाद का अर्थ होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरों से अलग रखना। बच्चों, इसका ऐसा किसने किया था? ऐसा अमेरिका ने किया था। 1787 से 1914 तक पृथकवाद को अपनाया था। बच्चों, तो आप कह सकते हो कि पृथकवाद का मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने आप से मतलब रखना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी की मदद नहीं करना, अगर कोई दो देशों के बीच में लड़ाई भी हो रही है तो उसको सुलझाने में भी कोई मदद नहीं करना। लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष देश में शामिल था या ऐसे अन्य देश शामिल थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष को जरूर अपनाया लेकिन पृथकवाद को नहीं अपनाया। भारत ने ऐसा नहीं किया, गुटनिरपेक्ष को तो अपनाया लेकिन पृथकवाद की नीति को नहीं अपनाया। क्यों हम कह सकते हैं कि पृथकवाद की नीति को नहीं अपनाया? क्योंकि इनका जो कहना था वो तो हम अलग तो रहते हैं लेकिन समय आने पर मदद लेते भी हैं और मदद करते भी हैं। लेकिन पृथकवाद का मतलब सिर्फ अलग अलग रहना, कोई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी की मदद नहीं करना, कोई लड़ाई को नहीं सुलझाना। लेकिन भारत या गुटनिरपेक्ष में जो भारत जैसे देश शामिल थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष की तो अपनाया। वो थोड़ा अलग तो रहते थे लेकिन समय आने पर मदद लेते भी थे और मदद करते भी थे। हम कैसे कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसको भारत जैसे देशों ने सुलझाया था, हमेशा मदद की थी उनकी कि वो जो है उनकी लड़ाई में जो है कमी आए, उनकी लड़ाई में जो है सुलझाव आए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी मदद की थी। तो भारत गुटनिरपेक्ष जैसा, भारत पृथकवाद जैसा नहीं था। और मदद ली कब थी? जब 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, तब जो है सोवियत संघ से मदद ली थी। तो हम कह सकते हैं सिर्फ मदद ली थी, सिर्फ उनमें शामिल नहीं हुए थे। ये अलग रहते थे, गुटनिरपेक्ष भी थे लेकिन मदद लेते भी थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत या जैसे जो देश थे गुटनिरपेक्ष में जो शामिल थे, उन्होंने पृथकवाद को बिल्कुल भी नहीं अपनाया। तो हम कह सकते हैं भारत जैसे देश जो गुटनिरपेक्ष में शामिल थे, उन्होंने पृथकवाद को नहीं अपनाया। तो हम कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष जो है वो पृथकवाद नहीं है। आगे का क्वेश्चन है तटस्थ। गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्था का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्था को अपने आप का मतलब मुख्य धर्म से युद्ध में शामिल नहीं होना है। देखो बच्चों, इस दो लाइन का मतलब है कि गुटनिरपेक्ष का अर्थ तटस्था का धर्म भी निभाना नहीं है। मतलब किसी के धर्म के बीच में लड़ाई हो रहा है तो उसके धर्म में जो है कोई सुलझाव की कोशिश नहीं करते थे तटस्था वाले लोग। तटस्था को अपने आप को मतलब है, ये तटस्था वाले जो लोग थे, जो तटस्था वाले देश थे, वो जो सिर्फ अपने से मतलब रखते थे, किसी के युद्ध में शामिल नहीं होते थे। लेकिन युद्ध जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ये कहते थे कि तटस्था वाले जो देश थे, ये कहते थे कि जरूरी नहीं है कि किसी के युद्ध हो रहा है तो हम उसमें जाके उनके युद्धों को समाप्त करने की कोशिश करें या सुलझाने की कोशिश करें। और यह देश युद्ध के सही गलत होने पर कोई पक्ष भी नहीं देते थे। और ये जो दो देशों के बीच में लड़ाई हो रहा है तो ये भी नहीं ये जाके पक्ष देते थे कि कौन सही है या कौन गलत है, ताकि जो है मतलब लड़ाई सुलझ सके, ये भी नहीं करते थे। गुटनिरपेक्ष देशों ने तटस्था के बिल्कुल नहीं अपनाया, क्योंकि भारत तथा अन्य देशों ने हमेशा दोनों महाशक्तियों के बीच शत्रुता को कम करने का प्रयास किया है। बच्चों, मैं इससे आपको यह समझाऊं कि देखो, इनका तो मतलब था ना कि किसी के युद्ध में जाकर युद्ध छुड़ाना, ना युद्ध में कोई पक्ष देना कि कौन सही है कोई गलत है, युद्ध को सुलझा सकूं। लेकिन गुटनिरपेक्ष में जो देश शामिल थे वो हमेशा से तटस्था जैसे चीज़ों को नहीं अपनाते थे, तटस्था जैसे देशों की बातों को नहीं अपनाते थे, क्योंकि वो अपना पक्ष देते थे। क्यों? देखो, आपने देखा होगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो लड़ाई हुई थी
उनके लड़ाई को सुलझाने की कोशिश की थी गुटनिरपेक्ष के देशों ने। और जो गुटनिरपेक्ष में जो देश शामिल थे, भारत जैसे देश शामिल थे, उन्होंने हमेशा से उनके बीच में शत्रुता को कम करने का प्रयास किया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत तटस्थता जैसे देशों के जैसा भी नहीं था, ना तटस्थता को अपनाया था। तो हम कह सकते हैं कि भारत तटस्था नहीं था। तो बच्चों, आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हो। देखो बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश को अल्पविकसित देशों का दर्जा दिया गया। देखो, अल्पविकसित देशों का दर्जा मिला गया। जो गुटनिरपेक्ष देश में शामिल थे, जैसे भारत जैसे देश जो थे, वो गुटनिरपेक्ष देशों में थे और उनको अल्पविकसित देशों का दर्जा दिया गया। यह देश गरीब देश थे। इनके सामने मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अल्पविकसित का मतलब क्या होता है। अल्पविकसित का मतलब होता है कि जो देश विकास कर रहे होते हैं, जो विकास की गति में होते हैं, जो अपने देश का विकास कर रहे होते हैं, विकास कर नहीं चुके होते हैं, विकास कर रहे होते हैं, उनका विकास चल रहा होता है, उसी को हम अल्पविकसित देश कहते हैं। और इनके सामने एक चुनौती थी अपनी जनता को गरीबी से निकालना। ये मुख्य चुनौती थी इनके लिए। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आजाद नहीं रह सकता। इनका कहना था कि हमारे को आर्थिक विकास जरूरी था, और अगर हम टिकाऊ विकास नहीं करेंगे तो हम जो है आजाद नहीं रह सकते। कोई बिना टिकाऊ विकास के आजाद अपने आप को आजाद नहीं कह सकता। तो हम कह सकते हैं कि हमें टिकाऊ विकास जरूरी था, इसीलिए इन्होंने टिकाऊ विकास पे जोर दिया था। और अगर टिकाऊ विकास नहीं करेंगे, ऐसे में देश उपनिवेश भी गुलाम भी हो सकते हैं। उपनिवेश मतलब हम बता रहा हूं कि कोई किसी का गुलाम बन जाए। उपनिवेश का मतलब होता है कोई किसी का गुलाम बन जाए। जैसे हमारे अगल बगल जो देश विकास कर चुके हैं, वो हम पे जो है हमें गुलाम बना लेंगे और अपने अनुसार काम करवाएंगे, अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे, आजाद नहीं होंगे तो। और आजाद कब होंगे? जब हम टिकाऊ विकास करेंगे। इसीलिए हमें टिकाऊ विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने आप को गुलामी से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें टिकाऊ विकास करना होगा, तभी हम अपने आप को गुलामी से बचा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा को जन्म दिया। ऐसे में उन्होंने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को धारणा को जन्म दिया। पढ़ते हैं वो कौन सा धारणा थी। तो 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अनटैक्ड में जो है, अनटैक्ड क्या था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कौन सी एक पॉलिसी बनाई गई, रिपोर्ट तैयार किया गया। पॉलिसी मतलब रिपोर्ट तैयार किया गया। टूवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नाम से एक रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया। वैश्विक का मतलब है पूरे विश्व के व्यापार के सुधार का जो है प्रस्ताव किया गया। कहां पे हुआ था ये सम्मेलन? अनटैक्ड कहां था? अनटैक्ड में जो है ये टूवर्ड न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, और ये जो पॉलिसी थी वो पूरे विश्व के लिए था। तो क्या कहा गया था इस रिपोर्ट में? कहा गया अगर अल्पविकसित देश इन चीजों में अपने दायरे में कर लेता है तो वो विकास कर सकता है। तो वो कौन से दायरे थे, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है, अल्पविकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। अल्पविकसित देश कौन से? जो विकास कर रहे हैं। अगर उनके संसाधन पर उनका अधिकार होगा तो वो अपने इस संसाधन का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकेंगे। वो अपने संसाधनों का जो इस्तेमाल है अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से कर सकेंगे। इसीलिए उन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार उन्हीं का होना चाहिए। उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल वो अपने तरीके से कर सके। आगे क्वेश्चन है, आगे इसका आंसर है, अल्पविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों बाजार तक होगी। देश में अपनी पश्चिमी देशों तक पहुंच सकेंगे, सामान मतलब बेच सकेंगे।
मतलब अगर अल्पविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों बाजार तक होगी तो अपने सामान को पश्चिमी देशों तक बेच सकेंगे और मुनाफा कमा सकेंगे और अच्छा से अच्छा जो है वो उनको फायदा होगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये बात भी हमें, तभी इनका विकास हो सकता है। पश्चिमी देशों की मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। जो हम टेक्नोलॉजी मंगाएंगे उसका लागत भी जो है वो कम होगा, ये बताया गया। अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में इनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी। कहा गया कि अल्प विकसित देश की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में इनकी भूमिका बढ़ाई जाए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान जो है उसमें अल्प विकसित देश जो है उनकी भूमिका बढ़ाई जाए। जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें जो है इनकी अल्प विकसित देशों की भूमिका बढ़ाई जाए। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब में इनकी भूमिका जो है बढ़ाई जाए ताकि इनका विकास हो सके। बच्चों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। किस तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से अपना विकास कर सकते हैं। अगर ये चारों चीजों में अगर ये अपना बात कर लेते हैं, अपनी हित रख लेते हैं, तो इनका विकास हो सकता है। सबसे पहले अपने प्राकृतिक संसाधनों पर इनका अधिकार होगा ताकि ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके। दूसरा है अल्प विकसित देशों का पहुंच पश्चिमी देशों तक हो ताकि अपने सामानों को वहां तक बेच सके और ज्यादा मुनाफा कमा सके। और पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी कम लागत में होगी। इनको अगर टेक्नोलॉजी मिलेगी तो कम लागत में मिल जाएगी। और अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान में भूमिका बढ़ाई जाए, तो मैं आपको कह सकता हूं कि इससे विकास हो सकता है। आगे का मैं टॉपिक अगले पार्ट में लाऊंगा। धन्यवाद।